एक तरफ महिपाल ढांडा है, वो भी जाट कम्युनिटी से आते हैं, दूसरी तरफ देवेंद्र कादियान रहे थे। लेकिन इनके बीच एक ओबीसी से आया कैंडिडेट जो ओबीसी का प्रदेश उपाध्यक्ष भी है, कैसे अपने तालमेल जमा पाएगा? और कैसे कहें तो क्या जाट वोटर जो है उसका भरोसा कैसे जीत पाएगा, और बाकी का जो वोटर है उसका कैसे भरोसा जीत पाएगा? किन के लिए काम किया इन्होंने? हाँ, काम किया इन्होंने, लोगों को जूता डंडा पेलने का काम किया। अभी सरपंचों का हाल देख लिया था आपने, उनको ग्रांट मिली है पिटाई की, डंडे के साथ पिटाई की ग्रांट मिली है। आपने ऐसा कोई एक भी महकमा, एक भी बात इस सरकार की मेरे पानीपत ग्रामीण में और पूरे पानीपत शहर में एक भी बिल्डिंग और एक भी ऐसी चीज़ कोई इस सरकार ने बनाई हो जो पानीपत को सौगात के रूप में मिली हो? हाँ, मिली थी एक कोरोना टाइम पे 27 करोड़ कुछ रुपए का उन्होंने एक हॉस्पिटल बनवाया था रिफाइनरी के अंदर, उसका पता ही नहीं लगा एक हफ्ते में वो हॉस्पिटल गया कहाँ। नाम नहीं बताने की स्थिति में वो बताते हैं कि अमर सिंह रावल को उस दरवाजे का पता है कि वो टिकट कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। या फिर जो हरियाणा में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने आपको अंदर खाने आश्वस्त किया है, आश्वासन दिया है कि चुनाव में फुल फ्लैग तैयारी कीजिएगा, टिकट आपको ही मिलेगा। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिएगा, दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। आज मैं पानीपत में हूं और ये पानीपत ग्रामीण विधानसभा की बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले हरियाणा की राजनीति पे हम कुछ बात करेंगे। बातचीत बनती भी है। जैसे ही जातीय जनगणना बिहार में हुई तो उसके बाद एक ओबीसी को लेकर बहुत बड़ी बात हो रही है। और आज मेरे साथ जो हैं ये अमर सिंह रावल हैं, कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं ओबीसी सेल के, और इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इंडिया और एनडीए, इन सब में जो ये जातीय जनगणना पर बातचीत हो रही है और कई तमाम मुद्दे हैं, उन पर भी इनसे हम बातचीत करेंगे। अमर जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदुस्तान 9 न्यूज जी पर। नमस्कार। वैसे अमर जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि जब से आप ओबीसी में प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं, उसके बाद आज ही हम मिल रहे हैं। उससे पहले हमने इंटरव्यू किया था, उस टाइम शायद आपके पास ये पद नहीं था, लेकिन उसके बाद बहुत चीज़ें हुई हैं। कांग्रेस पार्टी में बड़े नेताओं से नज़दीकी बढ़ी हैं और बहुत सारे लोग आपको अब प्रमुख दावेदार मानते हैं ग्रामीण विधानसभा से एमएलए पद के लिए। इन सब चीज़ों पे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं बातचीत करना चाहता हूँ आज इंडिया और एनडीए जो हो रहा है, हरियाणा की राजनीति में क्या असर इसका आप देख रहे हैं? बिल्कुल, अभी लोकसभा के चुनाव आएंगे पहले, और लोकसभा के चुनाव में आज देश और प्रदेश के अंदर एक ओबीसी समाज ऐसा समाज है जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है, उसको प्राथमिकता अभी तक बीजेपी सरकार में दी नहीं गई। कांग्रेस ने अपना एजेंडा भी रखा है कि हम ओबीसी को साथ में लेके चलेंगे, और आज हर क्षेत्र में जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, आज लगभग अपने चार राज्यों में ओबीसी के 3 मुख्यमंत्री कांग्रेस सरकार ने बनाए हुए हैं आज के दिन। तो जहाँ तक इंडिया की बात, गठबंधन की बात बोली आपने, इंडिया गठबंधन में और हरियाणा की राजनीति में लोकसभा में ज़्यादा मेरे हिसाब से ओबीसी समाज को अगर प्राथमिकता दी जाएगी, बढ़ावा दी जाएगा, तो मेरे हिसाब से 10 की 10 सीटें कांग्रेस की झोले में होंगी। लेकिन ये तो जिम्मेदारी आपके भरोसे रहेगी ना। आपको उपाध्यक्ष बनाया इसलिए गया होगा कि आप उस समाज को, ओबीसी के लोगों को, जो आपकी विधानसभा तो ऐसी विधानसभा है जहाँ पर बाहर से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जिनकी कहीं काउंटिंग नहीं होती है, जिनको कोई गिनता नहीं है। बहुत सारे नेता तो उनको जानते भी नहीं होंगे, आपका भी पता नहीं जानते हैं, नहीं जानते। तो आपके कंधों पर ओबीसी की जिम्मेदारी काफ़ी रहेगी कि कैसे ओबीसी वोट बैंक को कांग्रेस की तरफ लेके आया जाए। क्या कुछ इसके लिए आप कर रहे हैं? मेरी पानीपत ग्रामीण विधानसभा में जितनी कॉलोनियाँ हैं, पहले 52 कॉलोनियाँ थी जब मेरी विधानसभा बनी, क्योंकि पहले मेरा हल्का नौलथा था विधानसभा, अब पानीपत ग्रामीण है, और आज लगभग कॉलोनियाँ कच्ची पक्की मिला के 100 कॉलोनियाँ पानीपत ग्रामीण में बन चुकी हैं। और मैं हर कॉलोनी में परमानेंट पिछले 4 साल से लगातार कॉलोनियों में जाता हूँ, मिलता हूँ, और तमाम क्षेत्र के लोगों से, क्योंकि मेरे पानीपत ग्रामीण की कॉलोनी में ओबीसी समाज बहुत ज़्यादा है, और ओबीसी समाज एक अपनी प्राथमिकता रखता है इलेक्शन को किसी भी एक लाइन में चलाने के लिए, चाहे वो पिछले 2 प्लान का इलेक्शन हो, चाहे उससे पिछला इलेक्शन हो।
तो ओबीसी समाज से मैं आता हूँ और ओबीसी समाज एक पानीपत ग्रामीण के अंदर लगभग 60-70% अपनी प्राथमिकता रखता है। तो ये दाव भी इसीलिए खेला गया है क्या आपके ऊपर? जैसे कुछ लोगों का मानना है, कई लोगों से मैं भी बातचीत करता हूँ, तो कांग्रेस पार्टी में आपके नज़दीकी कई बड़े नेताओं से बड़ी हैं, आप ओबीसी से आते हैं, इसीलिए यहाँ पर आप ज़्यादा एक्टिव भी नज़र आते हैं। और एक समय ऐसा भी होता था कि जब इतनी लहर नहीं होती थी कांग्रेस की या फिर भूपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा की, इतनी बातचीत नहीं हो रही थी, तो ये वही सीट है जहाँ पर कोई टिकट पकड़ने वाला नहीं था कांग्रेस की। आज लगभग 20 से 25 दावेदार हो रहे हैं, उसमें अमर सिंह रावल भी एक है। उस लहर का फ़ायदा उठाते हुए या फिर पार्टी कैसे भरोसा कर रही है या कैसे प्राथमिकता आपको दे रही है? मैं लगातार अपने पानीपत ग्रामीण के हर कॉलोनियों में, हर गांव में लगातार मिलता हूँ, जाता हूँ, उनके सुख दुख में शामिल रहता हूँ। मेरे को हर कॉलोनी की हर गलियों का पता है और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ और पानीपत ग्रामीण के अंदर जिसने कभी लहर की तरफ नहीं देखा कि आज हमारी लहर है नहीं। मैंने तो सिर्फ एक ही चीज़ देखी है कि मैं अपने पानीपत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। कल को उनके बिजली की समस्या है, रोज़गार की समस्या है, व्यापार की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, मेरे को इन समस्याओं को दूर करना है। मैं इसलिए पानीपत ग्रामीण में लगातार लोगों के बीच में रहता हूँ। और जो लोग लहर के अनुसार चलते हैं उनका कोई भरोसा नहीं होता, चाहे वो मेरी पार्टी की हो चाहे किसी और पार्टी की हो। वो अपना उल्लू सीधा करते हैं और सीधा हो जाता है तो फिर उनको जनता से कोई मतलब नहीं होता। मैं अपनी पार्टी के साथ रहूँगा, उन्हीं के साथ काम करूँगा, क्योंकि पार्टी का एक एजेंडा है कि हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कैसे भला कर सकें। तो हर आदमी की, हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि हमारी जो विधानसभा है उसका प्रतिनिधित्व जो करेगा वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए। अमर जी, एक चीज़ काफ़ी रहती है, लोग किसी भी पार्टी से जुड़ते हैं, जिसको राजनीति करनी है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी का सहारा लेता है या उसका सहारा बनता है। हर किसी का एक अपना वोट बैंक होता है, पार्टी का अपना वोट बैंक होता है। अभी कल कुछ ऐसा हो जाए, आपको टिकट नहीं मिले या फिर ऐसा हो जाए कि जो अभी एक लहर नज़र आती है थोड़ा बीजेपी के विरुद्ध, जो लहर नज़र आती है या कांग्रेस पार्टी थोड़ी प्रमुखता से नज़र आती है हरियाणा में, किसान आंदोलन के बाद ये ज़्यादा हुआ है, तो अगर ये बदल जाए, ये चीज़ें, ये समीकरण बदलने लगे, तो उसके बाद अमर सिंह क्या सोचते हैं? क्या पिछली बार की तरह बस्ता खाली रह जाएगा ग्रामीण में, जैसे पिछली बार सब छोड़ छोड़ के भाग रहे थे कि नहीं भैया अब हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते? तमाम चीज़ों के बावजूद अमर सिंह का क्या प्लान रहेगा? देखिए, आपने बड़ा टेढ़ा सवाल कर दिया है और वो टेढ़ा सवाल इसलिए कर दिया आपने क्योंकि इसका लोगों के पास जवाब नहीं है। मेरे पास जवाब है इसका सीधा सीधा। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं। मुझे अपने हल्के की, अभी जैसे मैंने बात बताई कि यहाँ की सड़कें बनवानी है, काम करवाना है, यहाँ के स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल, पीएचसी, सीएचसी, ये चीज़ें तैयार करवानी है। आज आप स्थिति देखेंगे पानीपत ग्रामीण की, पूरे पानीपत ग्रामीण में पिछले लगभग 9 साल में एक भी स्कूल 8वीं से 10वीं और 10वीं से 12वीं का कोई अपग्रेड नहीं हुआ। एक भी स्कूल, हाँ स्कूल बंद कर दिए गए। और मेरे काबड़ी रोड पे कोई सरकारी स्कूल नहीं बनाया गया आज तक। मेरे काबड़ी रोड पे लगभग ये समझो आप हरिनगर से लेके 52,000 वोट हैं। काबड़ी रोड की, हरिनगर की 52,000 वोट है और 52,000 वोट में एक भी सरकारी स्कूल नहीं, कोई अपग्रेड नहीं, कोई शिक्षा की तरफ कोई सरकार का ध्यान ही नहीं। तो मेरा काम है कि टिकट बाद का काम है, पहले मैं लोगों को जागरूक करूं, अपनी पार्टी के बारे में लोगों को बताऊं, उसके लिए मैं काम करूं। अगर मैं कहीं इस लायक होता हूं तो वो पार्टी का अपना खुद का काम रहेगा कि वो मेरे को टिकट देंगे, कैसे वो मेरी तरफ देखेंगे, क्या मैं उसके लिए हकदार हूँ या नहीं, वो पार्टी का काम है। लेकिन कुछ लोगों का तो मानना ये भी है, नाम नहीं बताने की स्थिति में वो बताते हैं कि अमर सिंह रावल को उस दरवाजे का पता है कि वो टिकट कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, या फिर जो हरियाणा में कांग्रेस के बड़े नेता हैं उन्होंने आपको अंदर खाने आश्वस्त किया है, आश्वासन दिया है कि चुनाव में फुल फ्लैग तैयारी कीजिएगा, टिकट आपको ही मिलेगा। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिएगा, मैं वैसे लोगों की तरह ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आता। मेरा काम है कि मैं जनता के बीच में रहूं और जनता के सुख दुख में, जनता मेरे को जानती हो,
कि ये अमर सिंह रावल वो आदमी है जो लगातार 4 साल से हमारे बीच में आ रहा है। जाता पहले भी था, लेकिन जब से एक दावेदारी की बात हुई है तो मैं परमानेंट अपने हलके में हर सुख दुख में शामिल होता हूँ, मिलता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ। और जो मेरे गांव के आसपास के गांव हैं और जो हलके में भी आते हैं और जो हलके में नहीं भी आते हैं, मैं उन गाँव में भी जाता हूँ। क्योंकि मेरा एक एरिया में मेरे गांव का, मेरे परिवार का एक आपस में आना जाना है, तो उस भाईचारे के नाते, गुआंढी होने के नाते हम सबके सुख दुख में जाते हैं। तो मैंने कभी ये चीज़ सोची नहीं कि मेरी तो टिकट जो है वो जनता है, और जनता का आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और परमात्मा ने जितनी मेरे को हक मिला है आज तक परमात्मा ने दिया है, जितने की मेरे को ज़रूरत है परमात्मा देता भी है। ज़्यादा की इच्छा मैं कभी करता नहीं। जरूरत के हिसाब से मिल जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्रामीण से जो विधायक हैं वो महिपाल डांडा जी हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि खट्टर साहब के काफ़ी क्लोज रहते हैं। जब भी खट्टर साहब का आना जाना होता है तो उनके यहाँ पे होके ज़रूर जाते हैं। काफ़ी आलीशान उन्होंने घर बनाया है, तो वहीं पर मिल के उनसे जाते हैं। तो आप उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? सरकार के अभी विधायक हैं, काम कर रहे होंगे, लोगों से ज़्यादा मिल रहे होंगे, कंपटीशन ज़्यादा तगड़ा है, तो वहाँ पे आपने क्या सोचा है? कंपटीशन देखिएगा, किसी भी गेम में ये एक राजनीतिक गेम है, लोगों की भलाई करने का गेम है। आप कितना उस पर खरा उतरेंगे तो वो आपका कार्यकाल हो जाता है। जब आपने महिपाल डांडा की बात करी, पिछले 9 साल में उन्होंने कितने अपने पानीपत ग्रामीण में काम करवाए। कोई स्कूल की एकेडमी बनवाई हो, बच्चों के लिए कभी कोई गेम करवाया हो। मैंने आज तक किसी भी गेम और किसी भी स्कूल में महिपाल डांडा को जाते हुए जिन्होंने कोई गेम एकेडमी खुलवाई हो, ऐसा कोई काम उन्होंने किया नहीं। पहली बात ये है। कोई शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बात करी जाए, या इसके अलावा आज बिजली की बहुत भारी समस्या है पानीपत ग्रामीण के अंदर। लोगों के बिल, अनाप शनाप बिल आते हैं, और उन बिलों को ठीक करवाने के लिए लोगों को पता ही नहीं कि किन के पास जाएं। कभी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि जनता परेशान है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी तो अभी आपने पीछे भाषण भी सुन लिया था कि एक महिला ने बोला कि जी हमारे को काम चाहिए, आप काम करने के लिए हमारे को ना रोज़गार पैदा करो, रोज़गार दो आप। तो उन्होंने क्या बोला था कि आप ना अभी चंद्रयान पे बिठा के आपको चांद के पास भेज देंगे। ये उनकी भाषा है। जब जिनका वजीर ऐसा होगा तो जनता क्या करेगी? लेकिन महिलाओं के लिए तो बीजेपी पूरा खुल के बात करती है। हाँ, कह रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए हम काफ़ी काम कर रहे हैं, महिलाओं को आरक्षण देने की बात चल रही, कानून भी पास हो चुका है, और एक तरफ से आप ऐसी चीज़ें बता रहे हैं। महिलाओं के लिए करते हैं काम। अभी आंगनवाड़ी महिलाएं बैठी हैं, आशा वर्कर बैठी थी। किन के लिए काम किया इन्होंने? हाँ, काम किया इन्होंने, लोगों को जूता डंडा पेलने का काम किया। अभी सरपंचों का हाल देख लिया था आपने, उनको ग्रांट मिली है पिटाई की, डंडे के साथ पिटाई की ग्रांट मिली है। आपने ऐसा कोई एक भी महकमा, एक भी बात इस सरकार की मेरे पानीपत ग्रामीण में और पूरे पानीपत शहर में एक भी बिल्डिंग और एक भी ऐसी चीज़ कोई इस सरकार ने बनाई हो जो पानीपत को सौगात के रूप में मिली हो? हाँ, मिली थी एक कोरोना टाइम पे 27 करोड़ कुछ रुपए का उन्होंने एक हॉस्पिटल बनवाया था रिफाइनरी के अंदर। उसका पता नहीं लगा एक हफ्ते में हॉस्पिटल गया कहाँ। इन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा, मुख्यमंत्री जो सरकार हमारी जो मुख्यमंत्री चला रहे हैं, भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया। हमारे जो महिपाल डांडा जी, ये विधायक जी हैं, उन्होंने आज तक इस हल्के में कभी इस लोगों के सुख दुख में आके काम नहीं किया। अब मेरे साथ कॉलोनियों में चलो, मैं आपको स्थिति दिखाऊंगा कॉलोनियों की। बहुत बुरी हालत है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। पहले सरकारी नौकरियां मिलती थी, अभी कुछ दिन पहले डीसी रेट में उनको तब्दील कर दिया। अब डीसी रेट ख़त्म करके कौशल विकास योजना कर दी। ऐसी कौशल विकास योजना कर दी जो चंडीगढ़ से घूम के आती है, और 6 महीने बाद अगर किसी को नौकरी मिल भी जाती है तो वो नौकरी को 6 महीने के बाद में ठेकेदार की व्यवस्था के अनुसार उसको हटा दिया जाता है, दूसरे को उसको लगा दिया जाता है। जब एक पक्की नौकरी की नहीं दिलवा सकते, दे सकते, तो ऐसी सरकार का फ़ायदा क्या है? और आप देखो हुड्डा राज में किसानों का कितना भला हुआ था, जीरियों के रेट कितने थे, फसल का पूरा मुआवजा मिलता था। अभी इस सरकार में एमएसपी पे जो आंदोलन चला था, 700 किसान शहीद हुए, उस पर इस मुख्यमंत्री ने कभी नहीं कुछ बोला। महिलाएं की जैसे आपने बात करी, खेल मंत्री संदीप जी ने, अभी बीजेपी सरकार के खेल मंत्री संदीप सिंह ने एक महिला का कोच का उत्पीड़न किया था, उसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी बहन बेटियां दिल्ली के अंदर बैठी थी, जिन्होंने मेडल दिलवाया, देश का नाम ऊंचा किया।
हरियाणा प्रदेश का नाम ऊंचा किया, आज उन्हीं बेटियों के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया है, घसीटा है सड़कों पे, आपने देखा भी है। तो महिलाओं का उद्धार किया इन्होंने पिटाई करके, उनकी बेइज्जती करके। ये जिस हरियाणा की बात करते थे, हरियाणा प्रदेश तो नंबर 1 था, हुड्डा राज में यहाँ पे काम के बदौलत नंबर 1 पे आ गया था, आज नंबर 1 है। चोरी में, डकैती में, अभी आसन गांव की एक घटना हुई है, महिला को मार दिया कुछ बदमाशों ने, और बलात्कार जैसी घटनाएं हुई हैं, तो बड़ा बुरा हाल है, दयनीय स्थिति है देश आज। हरियाणा प्रदेश तो बिल्कुल आज डरा हुआ है। एक आखिरी सवाल उसके बाद ख़त्म करेंगे। अगर आपकी विधानसभा की बात करें ग्रामीण में, एक तरफ महिपाल ढांडा है, वो भी जाट कम्युनिटी से आते हैं, दूसरी तरफ देवेंद्र कादियान रहे थे, वो भी जाट रहे थे। हालांकि अब की बार उनका रुझान थोड़ा सा ज़्यादा लगता है समालखा की तरफ है, लेकिन इनके बीच एक ओबीसी से आया कैंडिडेट जो ओबीसी का प्रदेश उपाध्यक्ष भी है। कैसे अपने तालमेल जमा पाएगा, और कैसे कहें तो क्या जाट वोटर जो है उसका भरोसा कैसे जीत पाएगा, और बाकी का जो वोटर है उसका कैसे भरोसा जीत पाएगा? देखिएगा, आपने एक जनगणना के हिसाब से, जाति जनगणना के हिसाब से आपने बात की है। खैर, मैं जाति में जातिगत विश्वास नहीं रखता, लेकिन एक ऐसे वर्ग से मैं आता हूँ जो एक पिछड़ा हुआ वर्ग है। और पिछड़ा वर्ग, जैसे मेरा गांव काबड़ी है, काबड़ी गांव के आसपास के जितने भी गांव हैं, ददलाना, कचरौली, बडोली, मेमनपुर, बाबरपुर मंडी, और इधर फरीदपुर, काबड़ी, गढ़ी सिकंदरपुर, जीतगढ़, रामनगर, दोनों रजापुर, भैंसवाड़, बड़ी आसन, ये मेरे गांव का आसपास का एरिया है। और ये 42 गाँव में से वो गांव आते हैं, 20-22 लगभग, जो नॉन जाट गांव हैं। मेरे गांव का हमारा आना जाना बहुत है। मैं अपने साथ एक ऐसे जनसमूह को लेकर चलता हूं जो बिल्कुल मेरे परिवार की तरह है। और निश्चित तौर पर मैं, अगर पार्टी मेरे को आशीर्वाद देती है, तो 100% सीट भी निकाल लेंगे, और पार्टी हमारी बातें सुनेगी भी। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, अब की बार ये पानीपत की चारों ही सीटें हम कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल देंगे। चलिए, देखिए, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ये कहते हैं कि मैं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखता हूं, लेकिन कॉन्फिडेंस है इनको, और चारों सीट जीतने का दावा पानीपत से कर रहे हैं। हालांकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, टिकट किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अमर सिंह रावल अब की बार ओबीसी होने का उनको फ़ायदा मिल रहा है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा, उनकी करीबी होने का भी उनको फ़ायदा मिल रहा है। तीसरा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक जो चैनल है, जो दरवाज़ा है, वो ये जानते हैं टिकट कहाँ से मिलता है, कैसे मिलेगा, वो इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाने में कामयाब रहेंगे। आप क्या समझते हैं? आप जाइए, कमेंट लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।